तो जो लास्ट क्लास में देख रहे थे डॉपलर प्रभाव, तो इस प्रभाव में हमने देखा था कि यदि कोई व्यक्ति है, व्यक्ति यानी कोई प्रेक्षक है या श्रोता है ना, तो इसको बोलते हैं कोई प्रेक्षक है या बोलते हैं कोई श्रोता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ध्वनि स्रोत है। तो यदि इन दोनों में क्या होती है, यहाँ पे आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक गति यानी रिलेटिव स्पीड होती है इनमें, ठीक है। तो यहाँ पे श्रोता जो होता है, इसको ध्वनि की आवृत्ति कम या अधिक सुनाई देती है, ऐसा उसको आभास होता है, ऐसा उसको महसूस होता है कि ध्वनि की आवृत्ति घट रही है या फिर वो बढ़ रही है। तो यदि श्रोता जो है ध्वनि स्रोत की तरफ जाता है तो उसको आवृत्ति बढ़ती हुई सुनाई देती है, और यदि दूर जाता है तो उसको आवृत्ति घटती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो ध्वनि की आभासी आवृत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, कि उसको आभास हो रहा है, उसको महसूस हो रहा है, तो उसको जो आभासी आवृत्ति सुनाई दे रही है, ये किस पर निर्भर करता है, कि ध्वनि का श्रोता के सापेक्ष क्या वेग है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग, और दूसरा स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग, स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग, कि ध्वनि का वेग एक तो श्रोता के सापेक्ष क्या है, दूसरा ध्वनि का वेग स्रोत के सापेक्ष क्या है, और गुणा कर देंगे किससे, वास्तविक आवृत्ति से। तो वास्तविक आवृत्ति, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आभासी आवृत्ति की गणना कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने अलग अलग शर्तें देखी थी, अलग अलग कंडीशन देखी थी, कि यदि स्रोत स्थिर होता है, श्रोता गतिमान होता है, या श्रोता गतिमान होता है, स्रोत स्थिर होता है ना, या फिर दोनों गतिमान है और दोनों की दिशा ध्वनि के अनुदिश है, या दोनों गतिमान है, दोनों की दिशा ध्वनि स्रोत के विपरीत है, ऐसा देखे थे। तो उसी के बेस पर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं एक, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ पे तो क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पे है कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म पर खड़ी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति, सीटी की फ्रीक्वेंसी, सीटी की आवृत्ति 400 हर्ट्ज है। इंजन की ओर यानी इंजन की तरफ दौड़ रहे, इंजन की तरफ ऐसे लिखते हैं, इंजन की तरफ या इंजन की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को सीटी की आवृत्ति कितनी प्रतीत होगी, कितनी प्रतीत होगी, ठीक है। तो समझ में आया कि कोई ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है यहाँ पे, और ये सीटी बजा रही है यहाँ पे, और कितने हर्ट्ज आवृत्ति से, ठीक है। अब कोई श्रोता है या व्यक्ति है, वो इसकी तरफ दौड़ रहा है ना, इंजन की ओर दौड़ रहा है, और इसकी चाल कितनी है, देन 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इस व्यक्ति को सीटी की आवृत्ति कितनी प्रतीत होगी, तो आपको क्या चाहिए, श्रोता के सापेक्ष ध्वनि, ठीक है, ध्वनि का वेग। तो श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग कितना होगा वो आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि यदि स्रोत स्थिर है और श्रोता उसकी तरफ दौड़ रहा है, तो श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग क्या हो जाता है, तो उसको लिखते हैं u प्लस, है ना, ध्वनि का वेग तो u माने थे,
और श्रोता का वेग यूएस, है ना। तो दोनों का क्या होगा, योगफल। एक इसकी तरफ आ रहा है ना, तो इन दोनों का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। यदि दूर जाता तो क्या होता, घटता। और स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग, तो स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग तो एक ही रहेगा, क्योंकि स्रोत स्थिर है। ठीक है, तो यहां पे जो हम लिखेंगे आभासी आवृत्ति होगी, तो एक तो होगा ये ध्वनि का वेग प्लस श्रोता का वेग, ध्वनि का वेग प्लस श्रोता का वेग, दोनों का वेग जुड़ जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्वनि का वेग। ठीक है, स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग, स्रोत स्थिर है, ध्वनि का वेग ले लेंगे यहाँ पे, और गुणित क्या होगा, वास्तविक आवृत्ति हो जाएगी। तो ध्वनि का वेग कितना होता है, ध्वनि का वेग कितना होता है, तो ध्वनि का वेग मैंने आपको लिखाया था 0 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और मैंने बताया था 25 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 343 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे बताया था। तो सामान्य तापक्रम लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं लेंगे, बात समझ में आ रही है ना। तो सामान्य तापक्रम कितना हो जाएगा, 343, तो राउंड फिगर में हम ले सकते हैं 340। ठीक है, तो यहां पे हम रख देंगे 340, और प्लस श्रोता का वेग भी कितना है, मीटर प्रति सेकंड में है, तो डायरेक्ट रख देंगे यहाँ पे 10। यदि किलोमीटर में होता तो मीटर में चेंज करना पड़ता है ना, इकाई एक होनी चाहिए। और बटा ध्वनि का वेग, तो ध्वनि के वेग से इसको भाग दे देंगे, और आवृत्ति कितनी है, 400। इसको हल करिए, कितना आता है आंसर, बताइए कितना आता है। तो लगभग आना चाहिए ये 411.76 हर्ट्ज, इतना आना चाहिए। ठीक है ना। तो जो लास्ट क्लास अटेंड नहीं किए होंगे उनको नहीं समझ में आएगा, बस ये थोड़ा सा है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में, और उसके बाद में फिर इको देखेंगे। इको सुने होंगे, प्रतिध्वनि बोलते हैं इको, है ना, प्रतिध्वनि। फिर इसके कुछ क्वेश्चन करके फिर लाइट चालू करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लिए इसको। तो इसी में ही एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि अभी हम देखें श्रोता क्या कर रहा है, दौड़ रहा है किसकी तरफ, इंजन की ओर, यानी ध्वनि स्रोत की ओर वो दौड़ रहा है। ठीक है, तो यदि श्रोता जो है दूर जाता है तो क्या करेंगे, तो इसी में दूसरा पॉइंट है, यदि श्रोता या व्यक्ति जो भी है आपका, श्रोता या व्यक्ति जो भी है इंजन से दूर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा हो, तो उसे ध्वनि की आवृत्ति कितनी प्रतीत होगी, तो उसको ध्वनि की आवृत्ति जो है वो कितनी प्रतीत होगी। तो क्या हो रहा है, वो दूर जा रहा है ना, ध्वनि स्रोत जो है वो तो स्थिर है, यहाँ पे इंजन स्थिर है ये, एक श्रोता दूर जा रहा है, तो क्या बोलेंगे कि जो श्रोता का अपेक्षित वेग है, अब वो क्या हो रहा है, घट रहा है। घट रहा है तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। यदि स्रोत की तरफ आ रहा है तो प्लस, और स्रोत से दूर जा रहा है तो माइनस, बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ पे आभासी आवृत्ति हो जाएगी, ठीक, इनटू हो जाएगा वास्तविक आवृत्ति। तो 340, अब माइनस कर दोगे 10 बटा 340, और आवृत्ति कितनी है उसकी, 400 हर्ट्ज, तो इसको गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आया इसका, 388, तो इसका आंसर आएगा 388.24। इतना हर्ट्ज इसको यहाँ पे सुनाई देगा। आई बस समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको सिर्फ याद रखना है कि आपको क्या लेना है, अपेक्षित वेग लेना है। ठीक है, श्रोता का अपेक्षित वेग
ध्वनि स्रोत के सापेक्ष या ध्वनि के सापेक्ष श्रोता का अपेक्षिक वेग, और स्रोत का अपेक्षिक वेग ध्वनि के सापेक्ष। ठीक है, तो ये दोनों का अनुपात लेना है और उसी के बेस पे हमने सूत्र लिखे हुए हैं, है ना। उन सूत्र को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि को क्या बोलते हैं? इको साउंड। तो हेडिंग डालिए प्रतिध्वनि, इको साउंड। तो आप लोग सुने होंगे प्रतिध्वनि, सुने होगी नहीं? पहाड़ के ऊपर जाते हैं, चिल्लाते हैं, पिक्चर में देखे होंगे जोर से, हैं, और वही आवाज हमको रिपीट होके सुनाई देती है। तो जब आवाज रिपीट होके सुनाई देती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। ठीक है, तो क्या होता है कि जो बोला जा रहा है उस बोले आने में क्या है? आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सामने की दीवार से क्या होगी? टकराएगी, और टकरा के क्या होगी? परावर्तित होगी। तो जब वो किसी सतह से टकरा के परावर्तित होती है तो वो हमको दोबारा से सुनाई देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। ठीक, तो जब देखे होगे कि जब हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज की तीव्रता ज्यादा होती है, और जब टकरा के वापस आती है तो वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो प्रतिध्वनि की जो तीव्रता होती है वो वास्तविक ध्वनि की तुलना में क्या होती है? कम होती है। तो प्रतिध्वनि किसको बोलेंगे? कि जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर परावर्तित होती है, परावर्तित होती है यानी रिफ्लेक्ट होती है, तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। तो किसी सतह से, किसी दीवार से टकराकर परावर्तित होगी तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिध्वनि बोलेंगे। तो जो प्रतिध्वनि है इसकी तीव्रता क्या होती है? वास्तविक ध्वनि की तुलना में कम होती है। ठीक है, तो प्रतिध्वनि की तीव्रता वास्तविक ध्वनि से कम होती है। तो जैसे किसी रूम में हम बैठे हैं और ध्वनि भी आ रही है और प्रतिध्वनि भी आ रही है, तो ध्वनि को क्या करती है? वो उसकी गुणवत्ता में कमी ला देती है। ठीक है, तो ध्वनि की जो गुणवत्ता है वो क्या होती है? वहां पे घट जाती है, कम हो जाती है। आई बात समझ में? तो ध्वनि की जो गुणवत्ता है वो क्या होती है? घट जाती है। किसके कारण? प्रतिध्वनि के कारण। तो इसलिए प्रतिध्वनि जो है वो अच्छी नहीं होती है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। अब ये जो प्रतिध्वनि है या जो भी ध्वनि हम सुनते हैं वो मनुष्य के मस्तिष्क में कितने समय तक रहती है? तो 1/10 सेकंड तक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रतिध्वनि के लिए, जैसे कि प्रतिध्वनि यानी दीवार से टकरा के वापस आ रही है, तो परावर्तक सतह की जो दूरी होनी चाहिए वो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि प्रतिध्वनि हेतु परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी यानी मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर होनी चाहिए। तो न्यूनतम जो दूरी है वो 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, ध्वनि का प्रभाव, ध्वनि का प्रभाव मानव मस्तिष्क में 1/10 सेकंड तक रहता है। तो इसको भी याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाते हैं कि प्रतिध्वनि के लिए परावर्तक सतह की दूरी कितनी होनी चाहिए, या ध्वनि का प्रभाव मानव मस्तिष्क में कितने समय तक यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसके बाद में एक होती है मैक संख्या। तो इसके बाद में हेडिंग डालिए
मैक संख्या। तो मैक संख्या या मैक नंबर क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि किसी भी पिंड की या किसी वस्तु की जो ध्वनि के सापेक्ष चाल है और जो ध्वनि की चाल है उनका जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं? मैक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है किसी माध्यम में पिंड की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। तो किसी माध्यम में जो पिंड है उसकी क्या चाल है और किसी माध्यम में जो ध्वनि है उसकी क्या चाल है, तो इनकी जो चाल का अनुपात है उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? मैक संख्या। तो मैक संख्या का जो मान है अलग अलग के लिए अलग अलग है। यहाँ पे जो यहाँ पे मैक संख्या है या मैक नंबर है, ठीक है, यदि इसकी जो वैल्यू है वो एक से क्या होती है? कम, तो उसको क्या बोलते हैं? सब सोनिक स्पीड। उसको क्या बोलते हैं? सब सोनिक। इसको याद रखिएगा, सब सोनिक स्पीड। और यदि मैक संख्या जो है इसकी वैल्यू एक से ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। सुपरसोनिक स्पीड, जैसे सुनते हैं ना सुपरसोनिक विमान है, सुपरसोनिक रॉकेट है, तो वही है। सुपरसोनिक का मतलब है कि यदि रॉकेट है तो उसकी माध्यम हमारा क्या हो गया? एटमॉस्फेयर। उसमें क्या चाल है और उसमें ध्वनि की क्या चाल है? तो ध्वनि की चाल से यदि ज्यादा है तो एक से ज्यादा होगा, तो यदि ध्वनि की चाल से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक बोलेंगे। ठीक है, और यदि मैक संख्या का जो मान है ये 5 से ज्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक सुने होंगे, हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है कि उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है वो ध्वनि की चाल से 5 गुना से भी ज्यादा है। तो ध्वनि की चाल से 5 गुना से भी ज्यादा है तो मैक संख्या 5 से ज्यादा रहेगी, तो उसको बोलेंगे हाइपरसोनिक। तो इसको याद रखिएगा, कभी पूछा सुपरसोनिक मैक संख्या कितनी होती है, या सब सोनिक में कितनी होती है, या हाइपरसोनिक में कितनी होती है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये होती है यहाँ पे मैक संख्या। अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड और उसके बाद में फिर लाइट स्टार्ट करेंगे, ठीक। कि इसमें से, इस चैप्टर में से किस किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन कि प्रतिध्वनि का क्या कारण है, कि प्रतिध्वनि जो है वो क्यों होती है। तो किसके कारण होती है? परावर्तन के कारण, है ना, बोलेगा परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण। तो आपको याद रखना है किसके कारण होता है ये? परावर्तन। तो प्रतिध्वनि का क्या कारण होता है? परावर्तन, ठीक है। तो किसका परावर्तन? तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो ध्वनि का परावर्तन। क्या लिख सकते हो? ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन। तो ध्वनि का परावर्तन ही क्या है? इको साउंड है। उसके बाद में पूछेगा आपको कि सबसे, ये अलग से क्वेश्चन है, अपने इस चैप्टर में नहीं है, सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है तो किस पार्टिकल की, किस कण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो आपको याद रखना है इसका जो आंसर आएगा, सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है गामा की। ये गामा है, गामा रे होती है, गामा किरणें होती हैं। उसके बाद में होती है बीटा, तो बीटा किरणें होती हैं, अल्फा, बीटा, ठीक है, और गामा होती है। और उसके बाद में होती है अल्फा।
तो एक सीक्वेंस में आ रखी है, अल्फा का सबसे कम है, अल्फा बीटा गामा होता है ना। तो गामा और बीटा जो है ये क्या होती है, रेज होती हैं। अल्फा क्या होता है, पार्टिकल होता है, कण होता है। तो यहाँ पे अल्फा का सबसे कम होता है भेदन क्षमता, उससे ज्यादा बीटा की होती है और उससे ज्यादा गामा की होती है, तो सबसे ज्यादा गामा की होती है। पढ़े होगे ना रेडियो एक्टिव रेडिएशन, है ना, रेडियो एक्टिव रेडिएशन पढ़े हो। तो उसमें से क्या निकलता है, उसमें से अल्फा बीटा और गामा रेज निकलती है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे राडार जो होता है, राडार की कार्य प्रणाली, राडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यदि पूछेगा किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह है रेडियो तरंगों का परावर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन, ठीक है। तो जो रेडियो तरंगे हैं वो रडार से टकरा के क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं, ठीक है। देखे होंगे कई बार ऐसा डायग्राम ऐसा बना होता है रडार का, ऐसा रडार ऐसा बना होता है, तो रेडियो तरंगे ऐसे आती हैं, इससे टकरा के क्या होती हैं, ऐसा परावर्तित होते हुए दिखाता है। तो रेडियो तरंगों का जो परावर्तन होता है वही सिद्धांत क्या होता है, रडार की कार्यप्रणाली। और रेडियो तरंगे जो है मैंने बताया था, रेडियो तरंगे कैसी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ठीक है। और जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं, दो तरंगे बनाई थी, एक होती है अनुदैर्ध्य और दूसरी अनुप्रस्थ। तो जितनी भी विद्युत तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, वो कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो रेडियो तरंगे भी कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन में पढ़े थे, याद है। तो मॉड्यूलेशन में जो रेडियो तरंगे पढ़े थे वही रेडियो तरंगे हैं ये। इसके बाद में देखेंगे ध्वनि की चाल, आपको देखेगा ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो किसमें अधिकतम होती है वो बताना है इसमें। तो जैसे ऑप्शन देगा वायु, निर्वात, जल और देगा इस्पात, इस्पात यानी स्टील। तो किसमें होती है, मेटल्स में ज्यादा होती है, इस्पात में होगी। और मेटल्स में सबसे ज्यादा किसमें होती है, एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम लिखवाया था मैंने आपको, है ना। उसके बाद में पराश्रव्य, पराश्रव्य यानी क्या होता है, पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक, है ना। तो अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो पराश्रव्य को क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो देखियो कि पेट वगैरह का अल्ट्रासाउंड भी होता है ना। तो अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगों का यूज करते हैं। और इनकी आवृत्ति क्या होती है, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। तो इनकी जो आवृत्ति है वो 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। तो अल्ट्रासाउंड वगैरह में इन्हीं का यूज किया जाता है, इसलिए उसको अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड बोला जाता है। दूसरा यहां पे देखेंगे कि जो ध्वनि स्वर का पिच किस पर निर्भर करता है, ध्वनि स्वर का पिच, पिंच हो गया, पिच है वो, ध्वनि स्वर का पिच इस पर निर्भर करता है। तो वो निर्भर करता है आवृत्ति पे, किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। तो देखिए होगे जैसे कि कोई लड़का या कोई आदमी बात करता है तो उसकी आवाज कैसी होती है, भारी होती है, मोटी होती है, ठीक है। क्योंकि उसका जो पिच है वो कैसा होता है, अधिक होता है।
वहीं पे कोई लड़की या कोई महिला बात कर रही है तो उसकी आवाज कैसी होती है, पतली होती है, क्योंकि उसका पिच क्या होता है, वहां पे कम होता है। तो पिच किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पे। आवृत्ति जितनी कम होगी आवाज उतनी भारी होगी, ठीक है। और आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी आवाज उतनी क्या होगी, पतली होगी, उतनी ज्यादा, ठीक है, तेज होगी, तीक्ष्ण होगी। तो यदि यहां पे देखेंगे कि पूछता है कि स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है, ठीक है। तो किसके कारण होती है वो, आवृत्ति के कारण। तो अधिक आवृत्ति के कारण, तो आवृत्ति अधिक है उनकी, तो इसलिए उनकी आवाज क्या होती है, पतली होती है। उसके बाद में इसको याद रखिएगा, तो बहुत बार आता है क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बताया था वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब उस दिन मैंने बताया था ध्वनि का वेग किस किस पर निर्भर करता है, तो ताप पर निर्भर करता है, आर्द्रता पर निर्भर करता है, याद आ रहा है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, ठीक है। तो यहां पे ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, तो आंसर इसमें दिया हुआ है ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु, 20 डिग्री सेल्सियस पर नम वायु, और दिया हुआ है यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु। तो क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो तापक्रम बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड। और उसी को मैंने बताया 25 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, 343 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो यहाँ पे तापक्रम बढ़ने से वेग क्या होता है, बढ़ता है। तो जहाँ पे तापक्रम ज्यादा है वहां वेग ज्यादा होगा। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, वो घनत्व पे। तो यदि वायु में आर्द्रता बढ़ती है तो उसका घनत्व क्या होता है, घटता है। और घनत्व घटने से ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो नम वायु में घनत्व कम रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे वेग ज्यादा रहेगा। तो तापक्रम भी ज्यादा है, घनत्व कम है, तो यहाँ पे वेग क्या होगा, उसका ज्यादा रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती हैं। तो गैस में उत्पन्न जो ध्वनि तरंग है वो हमेशा कैसी होती हैं, तो आंसर आएगा आपका अनुदैर्ध्य। तो गैस में केवल अनुदैर्ध्य तरंगे ही उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग के लिए क्या है, अनुप्रस्थ तरंग कहाँ उत्पन्न होती है, तो ठोस माध्यम में। अनुप्रस्थ पढ़े थे ना, अनुप्रस्थ के लिए क्या लिखे थे हम, तो अनुप्रस्थ के लिए लिखे थे कि ये केवल कहाँ होती है, ठोस माध्यम में। और तरल की सतह पर, तरल की कहाँ पे होती है, सतह पर, उसके अंदर नहीं हो सकती। तो द्रव या सतह, द्रव बोलिए या तरल बोलिए, उसकी सतह पर होती है, अंदर भी नहीं होती उसके, और ठोस में होती है अनुप्रस्थ तरंग।
ठीक है। और अनुदैर्ध्य तरंग कहाँ होती है? सभी में हो सकती है, ठोस, द्रव और गैस में। तो यदि बोला जा रहा है गैस में, ये तो हो ही नहीं सकती है, तो गैस में होगी तो क्या होगी? या बोलेगा तरल के अंदर, तो तरल के अंदर ये हो ही नहीं सकती, तो तरल के अंदर फिर क्या होगा? अनुदैर्ध्य होगी। ठीक है, तो इसको याद रखिए। इसके बाद में अभी जो पढ़ रहे थे कि वस्तु के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो वस्तु के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? अभी पढ़े, मैक संख्या। तो इसको बोलते हैं मैक संख्या। इसके बाद में मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल के निर्धारण के लिए करते हैं? तो मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए करते हैं? तो अभी बताया था किसके लिए? विमान। ठीक है, तो विमान है, रॉकेट है, जो चलती है ना, क्या बोलते हो, अग्नि, कौन कौन सी बनाए? अग्नि, ब्रह्मास्त्र, है ना, ब्रह्मोस, ये सब है। तो ये सब जो है उनकी स्पीड कितनी है ना, उसका निर्धारण किससे किया जाता है? मैक संख्या से। हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, है ना, ऐसे बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। तो यहाँ पे इसके बाद में अभी ये भी बताया था मैं कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक। 1/10 सेकंड। कान बोलो मस्तिष्क बोलो, एक ही मतलब है ना। कान को कौन कमांड कर रहा है? मस्तिष्क कर रहा है ना। इसके बाद में जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो क्या परिवर्तित नहीं होता है? उसकी आवृत्ति, उसका आयाम परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, उसकी क्या परिवर्तित नहीं होगी? आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी। ये भी लिखवाया हूं मैं नोट्स में, है ना, उसको देखिएगा। तो हमने पढ़ा कि ध्वनि का तापक्रम बढ़ता है, तापक्रम बढ़ाने से, तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि, शायद ये भी लिखवाया हूं, पर ध्वनि के वेग में कितनी वृद्धि होती है? तो 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ़ेगा तो ध्वनि के वेग में कितनी वृद्धि होगी? ये भी लिखवाया हूं मैं आपको, 0.61 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इतना वेग उसका क्या होगा? बढ़ जाएगा। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो आंसर आना चाहिए कि भाई ध्वनि से संबंधित है। ठीक, इसके बाद में ध्वनि किस रूप में
यात्रा करती है यानी ट्रेवल करती है। तो कैसी तरंग है ये, अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है? हम्म, अनुप्रस्थ तरंग। अभी बताया था जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो क्या हैं, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो ध्वनि कैसी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, सॉरी, अनुदैर्ध्य है, गलत हो गया मेरे से। ये कैसी है, ध्वनि नहीं है, ऊष्मा है, हीट है। कौन कौन सी, एक मिनट रुक जाओ बताता हूँ, अनुदैर्ध्य है। ये कौन सी है, ये अनुदैर्ध्य। तो कौन कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ कौन सी बताया था मैं आपको, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय बताया था। तो विद्युत चुंबकीय में कौन सा आती है, हम्म, तो आता है प्रकाश। प्रकाशीय तरंगे आती हैं, ऊष्मीय तरंगे आती हैं, और कौन सी आती हैं, रेडियो तरंगे आती हैं। ठीक है, जल, जल में जो उत्पन्न होती है जल तरंग, जल तरंग भी किस में आती है, अनुप्रस्थ तरंग में आती है। ठीक है, रस्सी, रस्सी में जो उत्पन्न तरंग है वो भी कैसी है, अनुप्रस्थ तरंग में आती है। तो ये सभी क्या है, अनुप्रस्थ हैं। ये विद्युत चुंबकीय नहीं है, विद्युत चुंबकीय ये तीनों हैं। और ये कौन सी तरंगे हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। लेकिन ध्वनि कौन सी तरंग है यहाँ पे, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है, आवाज की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है, आवाज की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है, तो अभी बताया था किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पे। तो जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी आवाज उतनी ज्यादा तीक्ष्ण होगी, उतनी ज्यादा तेज होगी, है ना। कोई चिल्लाता है दूर तक जाती है और कोई चिल्लाता है कम दूर तक जाती है। तो जिसकी तीक्ष्णता ज्यादा है वो आवाज क्या होगी, ज्यादा दूर तक जाएगी। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि ध्वनि तरंगे किस दर से, किस दर से यात्रा करती हैं। तो अब यहाँ पे सबको पता है ध्वनि तरंगे वायु में कितना होती हैं, 332 मीटर प्रति सेकंड, है ना, जीरो पे, और 343 मीटर प्रति सेकंड 25 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन यहाँ पे बोलेगा कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो फुट में कितनी होती हैं या किलोमीटर में कितनी होती हैं। तो यदि फुट में बोलेंगे तो वो 1100 फुट प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड सबको पता है, मीटर प्रति सेकंड नहीं पूछेगा, किसमें पूछ लेगा वो, फुट प्रति सेकंड में। तो याद रखिएगा कि ध्वनि तरंगे किस दर से यात्रा करती हैं, तो इतना फुट प्रति सेकंड की दर से यात्रा करती हैं। ठीक है, अब यदि मीटर सेकंड है पता, तो फुट में कैसे चेंज करोगे, तो फुट में चेंज करने के लिए उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक मीटर में लगभग लगभग कितने फीट होते हैं, तो 3 पॉइंट कुछ फीट होते हैं ना, तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 332 या 343 को जब 3 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, वो 1100 के लगभग आएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखेंगे, आवृत्ति का एस आई मात्रक। आवृत्ति का एस आई मात्रक क्या होता है, हर्ट्स। तो ये आप याद रखिएगा, हर्ट्स होता है। इसके बाद में पूछ सकता है आपको कुछ क्वेश्चंस, यहाँ पे देखते हैं इसमें। तो इसमें पूछ सकता है कि ये सब रेलवे में आते हैं क्वेश्चन, कि ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति 512 हर्ट्ज है, उसका तरंग दैर्ध्य यानी वेव लेंथ 0.7 मीटर है। हवा में
ध्वनि का वेग होगा। तो हवा में ध्वनि का वेग कितना होगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको बताया था कि तरंग दैर्ध्य, ठीक है, वेग और आवृत्ति में क्या संबंध होता है। तो ये तरंग दैर्ध्य है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो वेग बटा क्या होता है, आवृत्ति, ठीक है। तो ये है तरंग दैर्ध्य, ये है वेग और ये है आवृत्ति। तो आपको किसका निकाय वेग बोला है, तो वेग निकालना है, तो इन दोनों को क्या करोगे, गुणा कर दोगे। तो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति को गुणा कर दोगे। तो तरंग दैर्ध्य कितनी है, 0.7, और आवृत्ति कितनी है, 512, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास में, वेग आ जाएगा। तो इसको आप गुणा कर दो, गुणा करके देखो कितना आता है। तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 और 1 8, 7 पंचे 35। तो इतना मीटर प्रति सेकंड इसका क्या होगा, यहाँ पे वेग हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, इसी तरह के उल्टे सीधे करके पूछ सकता है कि एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकंड हो, तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी, तो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, ठीक है। तो सेम तरंग दैर्ध्य निकालना है आपको, चाल पता है आपको, और 120 से उसको भाग देंगे, ठीक है। तो 120 से उसको भाग दे दिए तो आपको क्या मिल जाएगी, उसकी तरंग दैर्ध्य। तो लगभग कितनी आ जाएगी, ये 4 मीटर, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक ध्वनि तरंग के आवर्तकाल का मान 0.01 सेकंड है, तो ध्वनि की आवृत्ति होगी। तो आवृत्ति और आवर्तकाल में ये रिलेशन है, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम। तो 1 बटा ये आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा। तो 100 हर्ट्ज इसकी यहाँ पे आवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। अब यदि दिया है क्वेश्चन इस प्रकार से कि ध्वनि तीव्रता का डेसिबल में वह अधिकतम मान जिसे व्यक्ति जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, ठीक है। अब ऑप्शन दिया है यहाँ पे 50 dB, दूसरा दिया है आपको 70 dB, तीसरा दिया है 55 dB, और चौथा दिया है 95 dB। तो इसका आंसर है 95 dB, ठीक है। और यदि पूछता है कि आदर्श श्रव्य सीमा क्या है, तो यदि बोलेगा आदर्श श्रव्य सीमा क्या है,
तो आदर्श स्थिति में जो श्रव्य सीमा है वो है 132 से 130 डीबी। ये आदर्श है, लेकिन आदर्श होता नहीं है ना। तो वास्तव में इतना होता है। ध्वनि की चाल जो है वो मील प्रति घंटा में आपको बतानी है कि ध्वनि की चाल मील प्रति घंटा में कितनी है। तो इसका आंसर है 760। 760। तो फुट में भी याद रखिए और मील प्रति घंटा में भी इसको याद रखिए, ठीक है। ये सब रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। कोई रेलवे लोको पायलट में आया हुआ है ना, और कोई एएसएम में आया हुआ है, एनटीपीसी में। तो सभी में ये आपको काम आएंगे। क्या क्वेश्चन करने से आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं।